हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 जो कि डील करता है इंटरप्रिटेशन क्लोजेस से। यहाँ सेक्शन 3 में कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं जिन टर्म्स को डिफाइन किया गया है। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पूरा पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि इन टर्म्स को हम जान लें कि इनका मतलब क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में सबसे पहले टर्म जो डिफाइन की गई है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी डिफाइन की गई है, जनरल क्लोजेस एक्ट में भी डिफाइन की गई है और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी डिफाइन की गई है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वहीं जनरल क्लोजेस एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। अब इन तीनों एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या फ़र्क और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए, अगर आप सेक्शन 3 ऑफ टीपीए के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो यहाँ इन्होंने सिंपली ये वर्ड लिखे हुए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। मतलब ये कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास नहीं आती। मतलब कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है ये निगेटिव है और ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा मतलब जानना है तो उसके लिए हमें टीपीए का सेक्शन 3 भी पढ़ना होगा, जनरल क्लोजेस एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 25 भी पढ़ना होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 भी पढ़ना होगा। अब यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं कि टीपीए के सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। देखिए, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 3 में बहुत सी टर्म्स डिफाइन की गई हैं। अब इन सभी टर्म्स में जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझने के लिए पढ़नी है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 3 में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है जो इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है और दूसरा पार्ट है जहां इन्होंने अटैच टू अर्थ टर्म को डिफाइन किया है। तो इन दोनों टर्म को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अब अगर हम इन तीनों एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की तीनों एक्ट में डेफिनेशन पढ़ने के बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं और तीन चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं। तीन चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में उनमें से फर्स्ट है लैंड, सेकंड है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थर्ड है थिंग्स अटैच टू अर्थ। यानी कि ये तीनों चीज़ें ही इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। क्या क्या? लैंड और उस लैंड से जो भी बेनिफिट अराइज होंगे और उस लैंड पे जो भी चीज़ अटैच्ड हैं, तो ये सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। अब क्या चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। यहाँ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमने ये बात डिस्कस करी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं और तीन एक्सक्लूड होती हैं। ये चीज़ हम इन तीनों एक्ट की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जो क्रक्स निकलता है उसके अकॉर्डिंग है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बेनिफिट और जो भी चीज़ अर्थ से अटैच हैं ये सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं और स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड होती है, ये जो 6 टर्म हैं सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि लैंड का क्या मतलब है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड का क्या मतलब है, थिंग्स अटैच टू अर्थ का क्या मतलब है और साथ ही स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास का क्या मीनिंग है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अटैच टू अर्थ का क्या मतलब है। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कंप्लीट मीनिंग है वो कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में आएगा जब हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट के जितने भी सब पार्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो तीन चीज़ें इंक्लूड होनी थी वो क्या क्या हैं, जिसमें फर्स्ट थी लैंड, सेकंड थी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थर्ड थी थिंग्स अटैच टू अर्थ।
अब लैंड का क्या मतलब है? लैंड का मतलब सिर्फ अपर सरफेस से ही नहीं, साथ साथ जो भी उस सरफेस के नीचे भी हैं वो सभी लैंड में कवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स। अब आ जाते हैं बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड का क्या मतलब है। देखिए, जैसे कोई लैंड, उससे जो भी बेनिफिट आएंगे वो सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। जैसे कि अगर किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है या फिर कोई रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो ये सभी कवर होंगे बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में और ये सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा किसी लेक से फिश कैरी करके लेकर आना प्रॉफिट दे पिंजरे कहा जाएगा और ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड की डेफिनेशन में कवर होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है वो है थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब इस थिंग्स अटैच टू अर्थ में भी तीन चीजें आती हैं। पहला, थिंग्स रूटेड टू द अर्थ, नेक्स्ट things embedded to the earth और next things fastened for the permanent beneficial enjoyment of anything so embedded। तो अब things rooted in earth का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि ट्री, थिंग्स एम्बेडेड का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि वॉल और थिंग्स फास्टेंड का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि डोर और विंडो। तो ये सभी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आते हैं उन तीन चीजों पे जिसे एक्सक्लूड किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी से, यानी कि ये तीन चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि ये तीनों चीज मूवेबल प्रॉपर्टी है। और यही हमारी डेफिनेशन में दिया गया है कि जो भी चीज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप या फिर ग्रास नहीं है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब बात आती है कि स्टैंडिंग टिम्बर हम किसे कहेंगे। देखिए, कोई भी ट्री अगर है तो वो टिम्बर तो है ही। अब कौन सी स्टैंडिंग टिम्बर है और कौन सी ट्री स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, इसको अलग अलग करने के लिए हमें मेन देखना होगा कि उस ट्री का पर्पस क्या है। क्या वो ट्री फ्रूट्स वाली ट्री है या फिर वो इस तरह की ट्री है जैसे कि नीम, पीपल, यानी कि उसकी जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल होना है। अगर ऐसी ट्री है जिसकी लकड़ी का इस्तेमाल होना है तो वो स्टैंडिंग टिम्बर में आएगी। और ऐसी ट्री है जिसको उगाया गया है इस पर्पस से नहीं कि उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि जो भी उससे फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स आ रहे हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है। उसी तरह जब हम किसी ट्री को इस तरह से कैटेगराइज करेंगे तो वहाँ पे हमें देखना है कि वो पर्टिकुलर ट्री जब उगाई गई थी तो किस पर्पस के लिए उगाई गई थी और जो वो ट्री है उसका किस तरह से यूज़ हो रहा है। अगर सिर्फ उसकी लकड़ी का इस्तेमाल होना है तो वो स्टैंडिंग टिम्बर है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। पर ऐसी ट्री है जिससे कि जो फ्रूट्स हैं उसको कट करके बेचा जा रहा है तो वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी, वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है। उसके बाद दूसरा है ग्रोइंग क्रॉप। जो ग्रोइंग क्रॉप है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती है, यानी कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। अब ग्रोइंग क्रॉप में क्या हो सकता है, जैसे कि वीट, फ्लावर प्लांट्स, शुगर केन। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रास, यानी कि ग्रास भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये ग्रास जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो घास कटी हुई हो या बिना कटी हो, वो ग्रास की कैटेगरी में आएगी और वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप इमूवेबल प्रॉपर्टी की फर्स्ट कैटेगरी जो थी जिसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड और तीन चीजें एक्सक्लूड की गई थी वो कैटेगरी क्लियर हो गई होगी।